मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक नया लेसन आरंभ किया था जिसका टाइटल था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का जनन तंत्र। और उसमें मैंने आपको बताया था जनन की परिभाषा, जनन तंत्र के बारे में, और जो मानव है, ह्यूमन है, यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसे कहा जाता है, ये सारा बताते हुए और फिर मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था जिसमें टेस्टिस के बारे में और फिर वृषण की संरचना और कार्य के बारे में बताया था। वृषण की और संरचना और कार्य के बारे में जब बता रहे थे तब मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि जो एक वयस्क पुरुष में वृषण होते हैं उसकी मोटाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है और उसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वृषण का जो वेट होता है, वजन होता है, वो 10 से 15 ग्राम होता है और प्रत्येक वृषण के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं जिसको हम टेस्टिक्युलर कैप्सूल या वृषण खोल कह देते हैं। जिसमें बाहर का महीन जो आवरण होता है उसे ट्यूनिका वैजिनैलिस या यौनिक कंचो कहा जाता है और वह तंतुमय संयोजी ऊतक से बनता है। साथ में मैंने कहा था जो महीन आवरण है, देखिए इसको रिपीट करके मैं दोबारा बता देता हूँ। जो बाहर का महीन आवरण होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ये तो हमारी उदर गुहा के उदरावरणीय झिल्ली से ही बनता है। किससे बनता है? उदर गुहा की ये जो उदरावरणीय झिल्ली होती है ये उसको बना रही होती है। और जो आंतरिक आवरण होता है जिसे हम कह रहे होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से बनता है। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है ये अंदर की तरफ जगह जगह पर वृषण में धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है और क्या बना लेता है, वृषण पट्टियां बना लेता है जिनको हम कह रहे होते हैं सेप्टिबुला टेस्टिस। और जब वृषण पट्टियां बन जाती हैं तो वहां पर 250 से लेकर 300 पिंडक या लॉब्यूल्स बन जाते हैं और प्रत्येक पिंडक में 2 या 3 पतली लंबी कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पड़ी होती हैं। जो शुक्र जनन नलिकाएं मानव के वृषण की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहलाती हैं। साथ में मैंने ये बताया था कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ पिंडक ऊतक में संयोजी ऊतक पड़ा होता है, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं तथा तंत्रिका तंतु होते हैं। जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं वो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल भी कह देते हैं और इनके द्वारा एक मेल हार्मोन को स्रावित किया जाता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। और यह हार्मोन मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में तथा सहायक जनन अंग एवं जनन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। जैसे मैंने बताया था, मेल में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का होना, ये सारे जो सिम्टम हैं, लक्षण हैं या जो क्या नाम है, कैरेक्टर हैं, ये क्या कहला रहे होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। किसमें? मेल में। ठीक है। इसके पश्चात मैंने ये कहा था कि ये जो आपकी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं के ऊपर एक पतली संयोजी ऊतक से बनी हुई झिल्ली होती है, उसको आधारीय झिल्ली या ट्यूनिका प्रोप्रिया कह रहे होते हैं। उसके ठीक नीचे जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम होती है जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही होती हैं, जिसमें एक कोशिका का नाम आता है जिसे मैंने बताया था सर्टोली सेंस या फिर नर्स सेंस या फिर सपोर्टिंग सेंस, और एक कोशिका का नाम बताया था स्पर्मेटोगोनियल सेंस। अर्थात जो शुक्र जनन नलिका में भीतरी स्तर होता है जनन उपकला से बना हुआ, उस जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें
पहली जो कोशिका होती है उसको हम कह रहे होते हैं स्पर्मेटोगोनेडियल सेल। इनको कहा जाता है हिंदी में शुक्राणुजनीय कोशिकाएं। ये शुक्राणुजनीय कोशिकाएं क्या करती हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा या शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण कर देती हैं। इसके पश्चात दूसरी सेल का नाम मैंने बताया था सपोर्टिंग सेल। और जो सपोर्टिंग सेल होती है इसको हम नर्स सेल या साइटोली सेल भी कह देते हैं। ये कोशिकाएं संख्या में कम होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं, स्तंभाकार होती हैं और इन कोशिकाओं के द्वारा जो विकासशील जनन कोशिकाएं या शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं होती हैं उन्हें पोषण दिया जाता है, सहारा दिया जाता है और सुरक्षा दी जाती है। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये कोशिकाएं शुक्राणु पूर्वी कोशिका से अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन भी कर देती है। इसके साथ साथ ये शुक्राणु उत्पादन प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH के नियमन की क्रिया के लिए एक प्रोटीन हार्मोन को स्रावित करती हैं जिसको इनहिबिन कहा जाता है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए, रिलेट करते हुए आज हम सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करेंगे? इसको शुक्राणुजनीय कोशिका से। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो शुक्राणुजनीय कोशिकाएं होती हैं इन्हें शुक्राणु जनन नलिकाओं में जनन उपकला के द्वारा बनाया जाता है और ये शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण कर रही होती है? शुक्राणुओं का निर्माण कर रही होती हैं। दूसरी सेल मैंने क्या बताई थी? जिनको कह रहे होते हैं सपोर्टिंग सेल, आलंबन कोशिकाएं। आलंबन कोशिकाओं को हम साइटोली कोशिकाएं भी कहते हैं या नर्स सेल या धात्री कोशिकाएं भी कह रहे होते हैं। नर्स का मतलब क्या होता है? धात्री, देखभाल करने वाली। तो इसीलिए हम इसको सपोर्टिंग सेल भी कह रहे होते हैं, साइटोली सेल भी कह रहे होते हैं और नर्स सेल भी कह रहे होते हैं। साइटोली इसलिए कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनरिको साइटोली, जिन्होंने इन कोशिकाओं को खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनको नाम दे दिया गया है। अर्थात हम इनको साइटोली कोशिकाएं कह देते हैं जो संख्या में कम होती हैं। स्पर्मेटोगोनेडियल सेल तो बहुत होती है संख्या में, ये संख्या में कम होती हैं लेकिन बड़े आकार की होती हैं। साथ में कैसी होती हैं? स्तंभाकार, कॉलमनर, पिलर के समान, स्तंभ, खंबा। ठीक है ना, इसलिए कह रहे होते स्तंभाकार होती हैं और इनका प्रमुख कार्य होता है जो विकासशील जनन कोशिकाएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं शुक्राणु या शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं, उनको ये सुरक्षा देती हैं, प्रोटेक्शन दे रही होती है, उन्हें ये पोषण देती हैं तथा उन्हें सपोर्ट या सहारा या आलंबन प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में जो अनावश्यक कोशिका द्रव्य होता है उसको ये डिग्रेड कर देती हैं, उसका विघटन कर देती हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि ये कोशिकाएं शुक्राणु उत्पादन प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नियमन की क्रिया को बनाए रखने के लिए एक इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन स्रावित करती हैं जो FSH की क्रिया को नियंत्रित करता है या उसका नियमन करता है। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ये शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की सतह से जब अंदर की तरफ जा रही होती है तो कम कुंडलित होकर और मध्य क्षेत्र में एकदम सीधी हो जाती हैं और वहां पर छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुल जाती हैं। छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल को वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहा जाता है और फिर ये वृषण जालक से 15 से 20 की संख्या में
बहुत ज्यादा सम्मिलित, सम्मिलित का मतलब होता है कन्वोल्यूटेड नलिकाओं के रूप में निकलती हैं और वृषण की ऊपरी सतह पर जाकर अधिवृषण नलिका में खुल जाती हैं। अधिवृषण नलिका में जब ये खुल जाती हैं तब उसके बाद फिर ये अधिवृषण के अंदर ही कॉइलिंग करते हुए अधिवृषण को ही विकसित करती हैं। अब देखिए दूसरी चीज ये होती है कि इनकी जो आंतरिक सतह होती है वो पश्चमाभि स्तंभी उपकला कोशिकाओं से बनी होती है और उनके ऊपर क्या पाया जाता है, एक पतली परत या स्तर पाया जाता है जो वर्तुलाकार कोशिकाओं से बना होता है। कौन सी कोशिकाओं से? वर्तुलाकार कोशिकाओं से बना होता है। इसके पश्चात इसी को और आगे करते हुए हम कह रहे होते हैं कि मानव तथा मानव सहित जो अन्य स्तनी प्राणी होते हैं उनमें अधिकांशतः जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, अर्थात उदर गुहा के बाहर स्क्रोटल सैक्स में स्थित पाए जाते हैं। क्योंकि उदर गुहा या शरीर का जो तापमान होता है वह अधिक होता है, इसलिए उदर गुहा में शुक्राणुओं का परिपक्वन संभव नहीं होता, अर्थात शरीर से उदर गुहा का वो शरीर से वृषण कोश का जो तापमान होता है या उदर गुहा से वृषण कोश का जो तापमान होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसलिए वृषण कोश में स्थित वृषण में शुक्राणुओं के बनने की संभावनाएं अधिक से अधिक बनी रहती हैं। ठीक है। इसके पश्चात जब सर्दियां होती हैं उस समय वृषण कोश का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम हो जाता है, गिर जाता है और उस समय फिर जो डार्टोस पेशियां होती हैं और जो वृषणोत्कर्ष पेशियां होती हैं जिनको प्रीमेस्टर मसल कहते हैं, ये पेशियां संकुचित होकर वृषण कोश को उदर गुहा के नजदीक अधिक से अधिक उदर गुहा के नजदीक ले आती है, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का ताप होता है, जो शरीर का ताप होता है, वह वृषण के ताप को भी नियंत्रित या नियत बनाए रखने का कार्य करता है। इस आधार पर देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए मानव या मानव सहित अन्य जो अधिकांश स्तनीय प्राणी होते हैं उनमें वृषण कोश में ही क्यों पाए जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया, क्या बताना होगा कि उदर गुहा में यदि वृषण बनेंगे, उदर गुहा में यदि रहेंगे तो वहां पर बॉडी का टेम्परेचर अधिक होने से शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होता है, अर्थात मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स या स्पर्मेटोजुअन्स की संभावना कम से कम होती ही नहीं है। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर वृषण कोश में रहेंगे तो वृषण कोश का टेम्परेचर कंपैरिजन बॉडी या एब्डोमिनल कैविटी 2 से 2.5 डिग्री या हम 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं कम रहता है, जिससे वृषण कोश में स्थित वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की संभावनाएं अधिक से अधिक बनी रहती हैं। ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि सर्दियों में वृषण कोश सिकुड़कर उदर गुहा के नजदीक क्यों पहुंच जाते हैं। तो मैंने अभी बताया था टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्स लाइक एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटल सेक्स, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो डार्टोस पेशियां हैं, मैंने अभी आपको बताया था डार्टोस पेशी किसे कहा जाता है। डार्टोस पेशी कहा जाता है आरेखित पेशियों का जो एक समूह होता है। ये समूह वृषण के भीतरी भाग में जो सबक्यूटेनियस स्तर बनाता है या उपत्वची स्तर बनाता है उसे कहते हैं। और जो क्रीमेस्टर मसल है वो रेखित पेशीय तंतुओं से बना होता है
और ये क्या करता है, प्रत्येक वृषण के अर्धभाग के उपत्वचीय स्तर को उदर गुहा के उपत्वचीय स्तर से जोड़ देता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, क्रीमैस्टर मसल्स कह रहे होते हैं। तो सर्दियों में क्या होगा कि उदर गुहा के समान ही वृषण कोश का तापमान बना रहे, इसलिए ये दोनों पेशियां, कौन सी पेशियां, डार्टोस पेशियां और क्रीमैस्टर पेशियां संकुचित होकर के जो वृषण कोश होते हैं उनको उदर गुहा के नियर से नियर लेके चली जाती हैं, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वृषण के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर देता है। अर्थात उस अवस्था में बॉडी का टेम्परेचर और वृषण या वृषण कोश का टेम्परेचर भी लगभग कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज एक और होती है, मानव जब भ्रूणी अवस्था में होता है उसी समय इसमें वृषण बनते हैं, और वो कहाँ पर बनते हैं, उदर गुहा में बनते हैं। लेकिन जन्म से पहले ही उसमें उदर गुहा से वक्षण नलिका से होते हुए वृषण कहाँ पर पहुंच जाते हैं, वृषण कोश में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन हर जगह मिलता है बायोलॉजी में। तो मैंने कहा था कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं, जैसे रैबिट होता है, रैबिट में जो वृषण है वो उदर गुहा से जन्म के दौरान ही वृषण कोश में आते हैं, तो कई बार वो बीच में ही कहीं फंस जाते हैं। उस विकार को हम वृषण गोपिकता कह देते हैं। कुछ ऐसे भी स्तनी प्राणी होते हैं जिनमें वृषण कोश नहीं पाए जाते, और उसमें हम नाम ले सकते हैं एलिफेंट का, या फिर नाम ले सकते हैं वॉल्फ, जिसको आप क्या कह रहे होते हो, भेड़िया कह सकते हो। तो ये दोनों ही क्या है, एक्सेप्शन हो जाते हैं, जिनको हम अपवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का जहाँ से अपन ने टॉपिक शुरू करा था, कहाँ से शुरू करा था कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उन शुक्र जनन नलिकाओं के ऊपर एक आधारीय झिल्ली होती है, आधारीय झिल्ली के ठीक नीचे जनन उपकला का स्तर होता है, और जनन उपकला के स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु जनीय कोशिकाएं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण कर दिया जाता है। अर्थात ये जो स्पर्मेटोगोनियन सेल होती हैं इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, और वो किसका निर्माण कर रही होती है, शुक्राणुओं का या स्पर्म्स का निर्माण कर देती है। शुक्राणु क्या कहलाता है, शुक्राणु को हम नर युग्मक या मेल गैमीट या नर कोशिका या नर जनन कोशिका कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है सपोर्टिंग सेल। मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम साइटोली सेल्स भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम नर्स सेल भी कह सकते हैं, धात्री कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया था साइटोली को इसलिए कह रहे होते हैं कि एक वैज्ञानिक थे एनरिको साइटोली, जिन्होंने इन कोशिकाओं को खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनको क्या कह दिया गया, साइटोली कोशिकाएं। और धात्री या नर्स सेल इसलिए कह रहे होते हैं कि ये विकासशील जनन कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं शुक्राणुओं के लिए पोषण, सहारा या सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसलिए इनको नर्स सेल या धात्री कोशिकाएं कह दिया जाता है। देखिए ये संख्या में ज्यादा होती है, लेकिन ये संख्या में कैसी है, यहाँ पर कम होती है। ठीक है, संख्या में कैसी होंगी, कम होंगी, आकार में कैसी होंगी, बड़ी होंगी, और कैसी होती है, स्तंभाकार होती है, अर्थात कॉलमनर होती है, पिलर के आकार की होती है। ठीक है, इनके जो स्वतंत्र भाग होते हैं वो कटे फटे होते हैं, और ये जो कटे फटे भाग होते हैं यहाँ पर इन साइटोली कोशिकाओं से शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं या संलग्न रहती हैं। अब आप कहेंगे शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जो शुक्राणु से पहले वाला रूप होता है, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, उनमें बहुत सक्रियता नहीं होती है, उनको हम कह रहे होते हैं नॉन मोटाइल होती हैं। जबकि शुक्राणु कैसा हो जाता है, मोटाइल हो जाता है, उन्हें हम कह रहे होते हैं शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं। साइटोली कोशिकाओं का अभी अभी मैंने फंक्शन बताया था, क्या कार्य होता है, विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, सपोर्ट और न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करती हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ क्या बताया था, ये शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं के अनावश्यक कोशिका द्रव्य का वेतन भी कर देती है। ये शुक्राणु उत्पादन प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH, जिसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन शुक्राणु उत्पादन की क्रिया को प्रेरित करता है के नियमन की क्रिया के हेतु एक इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन को भी स्रावित करती हैं। अर्थात सर्टोली सेल के द्वारा ही इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन को भी स्रावित किया जाता है। कई बार देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार, राइट द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य बताइए। तो ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वही कार्य होते हैं। बाकी सारे अगर आप भूल जाते हैं तो 3 वर्ड आपको याद रखना है, जिसमें पहला प्रोटेक्शन, दूसरा सपोर्ट और तीसरा न्यूट्रिशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यू विल हैव टू रिमेंबर एज 3 वर्ड लाइक प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट। अब देखिए इसके पश्चात मैंने बताया था आपको कि जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें हम वृषण की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं, इनके द्वारा ही शुक्राणु बनते हैं। ये वृषण की सतह से प्रारंभ होकर के कुंडलित होकर, कम कुंडलित होकर के मध्य क्षेत्र में पहुंचकर एकदम सीधी हो जाती हैं और सीधी होने के बाद छोटी छोटी नलिकाओं से बने हुए घने जाल में खुल जाती हैं। इस घने जाल को वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहा जाता है। इससे लगभग 15 से 20 संबलित नलिकाएं निकलती हैं। इन कन्वोल्यूटेड डक्ट्स को शुक्रवाहिकाएं, बासा एफ्रेंसिया या अपवाही वाहिकाएं कहा जाता है। ये नलिकाएं वृषण की ऊपरी सतह पर आधी वृषण नलिका में खुल जाती हैं, जिनकी आंतरिक सतह पश्चमाभी स्तंभी उपकला कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। पश्चमाभी का मतलब होता है सीलिएटेड, स्तंभी का मतलब होता है कॉलमनर। ठीक है ना, तो जब वो सीलिएटेड होगी तो आराम से उसमें शुक्राणु आगे की तरफ गति कर सकता है। इसके बाहर की तरफ एक पतली वर्तुलाकार स्तर उपस्थित होती है या पाई जाती है। इसके पश्चात अभी अभी मैंने आपको बताया था मानव सहित अधिकांश स्तनी प्राणियों में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण उदर गुहा में शुक्राणुओं का परिपक्वन या मैचुरेशन या निर्माण नहीं होता है। शरीर की तुलना में वृषण कोश का ताप 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इस कारण वृषण कोश में शुक्राणुओं के परिवर्धन की संभावना बनी रहती है या अधिक से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था सर्दियों में वृषण कोशों का तापमान कम हो जाता है, तब डार्टोस पेशियां तथा वृषणोत्कर्षी पेशियां सिकुड़कर या संकुचित होकर वृषण कोशों को उदर गुहा के अधिक नजदीक ले आती हैं। इस कारण शरीर के तापमान के कारण वृषण का ताप भी नियत बना रहता है या नियंत्रित होता रहता है। ठीक है, इनमें से कई बार क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछ लिए गए हैं, केवल ये 5 लाइन से। मैंने अभी बताया था कई बार पूछा जाता है कि मानव सहित अधिकांश स्तनी प्राणियों में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं, तो यही चीज बतानी है। कई बार ये पूछा जाता है कि सर्दियों में वृषण कोश संकुचित होकर के क्यों उदर गुहा के नजदीक पहुंच जाते हैं, तब भी यही चीज बतानी है। ठीक है, और दूसरा इसमें ये सारा का सारा रीजन बताना है। यही दोनों क्वेश्चन दोनों तरह से पूछे जाते हैं, दोनों में यही आंसर आप दे सकते हो। यहाँ जरूर आप चेंज कर सकते हो, 2 से 2.5 जो मैंने दे रखा है, या 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप लिख सकते हो।
ठीक है, इस कारण से देखिए आसानी से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको मैंने लिखा है टीएस ऑफ टेस्टिस, अर्थात वृषण की अनुप्रस्थ काट। अब वृषण की जब हम अनुप्रस्थ काट ले रहे होते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि वृषण की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। और नलिकाओं की जब हम टीएस काटेंगे तो वो गोलाकारी तो दिखाई देगी। मैंने आपको ये कहा था कि जिस तरह से वृषण होता है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अंडाकार होता है, और इसमें यहाँ पर ये अंदर की तरफ क्या बना होता है, वृषण जालक। अब देखिए यहाँ से मैंने ये कहा था कि अंदर इसमें पाया जाने वाला जो टीम का एल्बुजिनिया होता है, ये अंदर की तरफ इस तरह से धंस जाता है, धंस गया ना। बाहर वाला भाग तो ये क्या होगा, टीम का वेजिनेलिस, और ये क्या होता है, टीम का एल्बुजिनिया। मैंने बताया था 2 आवरण होते हैं। ये यहाँ पर वृषण पट्टियां बन जाती हैं और इनको हम कह रहे होते हैं पिंडक ऊतक। प्रत्येक में 2 से लेकर के 3 शुक्र जनन नलिकाएं पड़ी होती हैं, जो पतली होती है, लंबी होती है, कुंडलित होती है। अब आप ये बताइए, ये वृषण जालक हो गया, ये कुंडलित पतली सभी नलिकाएं क्या कहला रही होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं। अब अगर हम इसका टीएस काटेंगे तो इसमें ये बहुत सारी नलिकाएं हैं ना, शुक्र जनन नलिकाएं। एक मैंने बताया था कि 200 से 250 पिंडक हैं और प्रत्येक में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं, तो बहुत सारी हो जाएंगी ना। तो जब इसका हम टीएस काटेंगे तो बहुत सारे गोले हमें दिखाई देते हैं स्लाइड में। अगर हम स्लाइड बना के देखें तो बहुत सारे इस तरह के गोले दिखाई दे रहे होते हैं। अब देखिए ये जो गोले दिखाई दे रहे होते हैं, ये क्या है वास्तव में, वृषण की अनुप्रस्थ काट। और वृषण की अनुप्रस्थ काट में ये हमें जो गोले दिखाई दे रहे होते हैं, ये गोले किसके होते हैं, शुक्र जनन नलिका के। मैंने आपको बताया था, देखिए शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की सतह से प्रारंभ होकर के कम कुंडलित होकर के कहां पर पहुंच रही होती है, ये मध्य वाले क्षेत्र में, और सीधी हो जाती है, वृषण जालक में खुल जाती है। मैंने आपको ये बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो शुक्र जनन नलिका होती है उसके चारों तरफ एक पतली संयोजी ऊतक से बनी हुई झिल्ली या आवरण होता है, और उस झिल्ली या आवरण को हम क्या कह रहे होते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया का मतलब होता है आधारी झिल्ली। ये जितने भी गोले दिखाई दे रहे हैं ये सारी शुक्र जनन नलिकाएं हैं, और इनके चारों तरफ जो बाहर की तरफ स्तर दिखाई दे रहा है पतला संयोजी ऊतक से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका प्रोप्रिया। और ठीक इस स्तर के नीचे जो दूसरा स्तर दिखाई दे रहा है, उस स्तर को देखो, ये दूसरा आ रहा है ना इसके नीचे, दूसरे वाले स्तर को नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। और ये जो जनन उपकला होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका कौन सी होती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, और दूसरी कौन सी होती है, सपोर्टिंग सेल्स। अब देखिए यहाँ पर इस जर्मिनल लेयर के नीचे ये बहुत बड़े बड़े जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे गोले क्या कहला रहे होते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। कौन सी सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। और जब इन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के अंदर म्यूसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये यहाँ पर देखिए क्या बनाती है दूसरी लाइन में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं। और फिर इनमें जब दोबारा होता है मियोसिस सेकंड, तो ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की जो बनती है, इनको कह रहे होते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिकाएं। और द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिकाओं से क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाते हैं, जिनको हम कह रहे होते हैं शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं। देखो ये छोटे छोटे गोले जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और जब इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसमें मियोजेनेसिस हो जाती है, तो इनमें क्या बन जाती है, टेल, हेड बन जाता है, नेक बन जाती है। तब हम उनको कह देते हैं शुक्राणु या स्पर्मेटोजोअन्स, या क्या कह देते हैं, स्पर्म्स कह देते हैं, ठीक है। दूसरी जो सेल है ये सपोर्टिंग सेल है। मैंने देखिए ये जो बना रखे हैं, आपने देखा है ना, ये खंभाकार, संख्या में कम है, देखो ये दिखाई दे रहे हैं, संख्या में कम होते हैं।
कैसे होते हैं, बड़े आकार के। इसके बाद कैसे दिखाई दे रहे होते हैं, स्तंभाकार। इनकी कटी फटी सतह के साथ में शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। और फिर इसके बाद मैंने बताया था कि इनका काम क्या होता है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका से बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण देना, सहारा या सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि इनसे इनहिबिन हार्मोन बनता है जो एफएसएच या शुक्राणु उत्पादन की क्रिया को प्रेरित कर रहा होता है। इनके चारों तरफ, शुक्र जनन नलिकाओं के चारों तरफ ये संयोजी ऊतक भरा रहता है और इस संयोजी ऊतक में रुधिर कोशिकाएं पड़ी होती हैं। इनके अंदर ये अंतराली कोशिकाएं पड़ी होती हैं। इनके अंदर ये नर्व फाइबर होते हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं। ये जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं या लैडिंग सेल होती हैं, लीडिंग सेल होती हैं, इन अंतराली कोशिकाओं को हम अंतःस्रावी कोशिकाएं कह रहे होते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, अर्थात नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, ओके।